हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का ये हमारा सेशन होगा रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 36। और आज के इस लेक्चर नंबर 36 में हम लोग करेंगे पॉलिटी के पार्ट 3 को। अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी में 2 पार्ट किया है और अभी तक हम लोगों ने 17 क्वेश्चंस को किया है डिस्कस। तो जो हमारा ये सेशन चल रहा है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के सवालों को लेके, तो आज के इस पार्ट 3 को देखने के बाद आज पॉलिटी से जितने भी सवाल पूछे गए अभी तक बीपीएससी 45 से लेके 66 तक के, उन सारे सवालों को यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो ये लास्ट सेशन हमारा पॉलिटी का। इसके बाद जो हमारा सेशन आएगा, कल का वीडियो लेक्चर नंबर जो 37 आएगा, वो आएगा हमारा ज्योग्राफी के ऊपर। ओके, तो ये हमारा ज्योग्राफी के ऊपर आएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और हम लोगों ने आपको मैंने बजट का वीडियो अपलोड किया था। ओके, तो आप लोगों ने कल का वीडियो बजट का वीडियो देखा होगा और हमने बजट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने बाइलिंगुअल तरीके से मैंने आपको बताया है। तो जिनको बजट ए भी मीन्स कि बजट के बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानते होंगे, उन्होंने कल का अगर वीडियो देखा हुआ अच्छे तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक, लेकिन अगर उन्होंने देखा होगा तो बहुत कुछ उनको सीखने को मिला होगा बजट को लेके। और ये बजट का पार्ट 1 था, बजट का पार्ट 2 आपको मिलेगा आज ही, मतलब आपको अपलोड होगा वीडियोस। और बजट के दोनों वीडियोस देखने के बाद आपका बहुत कुछ क्लियर होगा। फिर उसके बाद बजट के ऊपर हम लोग एमसीक्यू सेशन लाएंगे। बेसिकली बजट और जो इकोनॉमी सर्वे दोनों को पढ़ाने के बाद हम लोग एक एमसीक्यू सेशन लाएंगे। तो फिर क्या होगा कि बजट में कौन सा सवाल कैसे आ सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपका एक आइडिया आ जाएगा और वो सारे एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 36 है। आज हम लोग करेंगे सवाल नंबर 71 से पॉलिटी के सवाल। बहुत सारे पॉलिटी के सवाल रिपीटेड रहे हैं बार बार। बेसिकली पंचायती राज सिस्टम से सवाल बहुत बार रिपीट किया है, तो उसको आप लोग देखेंगे जरूर से उस चैप्टर को। और मैंने आपको बोला हूं कि मैं हर एक सब्जेक्ट वाइज में वीडियो बनाऊंगा कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। और जल्दी ही आपको वीडियोज मिलने वाला है कि कैसे आप लोग 70 डेज में कैसे आप बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छा तरीके से कर पाएंगे, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, उसका भी आपका वीडियो जल्दी ही मिलेगा। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। जो आज का हमारा सवाल होगा 71 नंबर सवाल से देखेंगे। तो ये रहा हमारा 71 नंबर सवाल। ये थोड़ा स्लो लोडिंग हो रहा है। ओके, चलिए। तो ये हमारा 71 नंबर सवाल है। सवाल कह रहा है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन द पंचायती राज। बात ये पूछ रहा है कि पंचायती राज किस समिति के सिफारिश पे बना था। सिंपल है, तो ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 वाला, अशोक मेहता समिति 1977 वाला। तो ये तो आपको पता है, अशोक मेहता समिति में आपको जो न्याय पंचायत की बात की गई थी अशोक मेहता समिति में, आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सवाल है, इसको इजीली रूप से कर सकते हैं। तो बलवंत राय से जो मेहता समिति है वो उसका उत्तर होगा। बलवंत राय से मेहता समिति के कारण ही 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो पंचायती राज सिस्टम था उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। ओके, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है, बलवंत राय मेहता जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, सेकेंड चीफ मिनिस्टर, उनके अध्यक्षता में हुआ था इसका गठन और 1957 में। और इनका काम था जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ओके, समुदाय विकास कार्यक्रम जो हैं और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, उन दोनों के कैसे उनको इंप्रूव किया जाए, उसके लिए इसका गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 72 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 72 कहता है, The state-wise allocation of seat in the Lok Sabha is based on the 1971 census। देखिए, जो अभी आप देखते होंगे कि बिहार में लोकसभा की सीटें इतना है, यूपी में लोकसभा की सीटें इतना है, अलग अलग बिहार में, मतलब कहने का मतलब लोकसभा की सीटें अलग अलग स्टेट में देखी जाती है। तो ये जो सीट की संख्या है, ये कैसे कैसे किया गया कि यूपी में इतना होगा, बिहार में इतना होगा, तो वो सेंसस अकॉर्डिंग है कि जनसंख्या क्या था। तो अब ये है ना कि हर साल जनसंख्या तो बढ़ रहा है। तो जब ये 1971 के जनगणना, जैसे आप देखते हो ना, आप जीडीपी कैलकुलेट कर लेते हैं या जीएसडीपी कैलकुलेट करते हैं, पर कैपिटा कैलकुलेट करते हैं, तो उसके एक बेस ईयर रखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में कि जिसमें कोई मतलब ज्यादा मतलब कहने का मतलब ये होता है ना कि उस ईयर को लेते हैं जिस ईयर में कोई ज्यादा हलचल ना हो, ज्यादा उस ईयर में ज्यादा कहने का मतलब कि कोई किसी तरह का डिजास्टर या किसी तरह का पैंडेमिक्स नहीं आया हो, तो उसको हम बेस ईयर के रूप में लेते हैं इकोनॉमी में। तभी तो उसका अच्छे से एक उसमें वस्तु के दाम एकदम एक कहने का मतलब कि यूनिफॉर्म तरीके से मतलब बढ़ा घटा हो, मतलब ज्यादा ये कम बेसी नहीं हुआ हो। तो उसी तरह से अगर हम बात करेंगे लोकसभा की सीटों की, जो बांटा गया है सीटों के एलोकेशंस हुए, तो उनके लिए 1971 की जनगणना को अभी तक आधार माना जाता है। और ये लिखा गया था कि इस जनगणना को अगले
2026 तक के हम लोग बरकरार रखें, 2026 के बाद सोचेंगे कि कौन सा जनगणना के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो 2026 तक की ये अभी बरकरार है, 2026 तक के 1971 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें सीट का बंटवारा। इसलिए देखते होंगे कि जो आपका सीट का जो है उसकी संख्या वो घट बढ़ नहीं रही है, एग्जैक्टली सारे जो स्टेट के हैं वो सारे वही के वही है, ठीक है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। According to 84th Constitutional Amendment 2001, the allocation of a state-wise seat in the Lok Sabha will remain unchanged till 2026, 2026 तक के मतलब वही रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि 42nd Constitutional Amendment froze any delimitation of the constituency, ठीक है, for election to the Lok Sabha and the State Legislative Assembly until after the 2001 सेंसस। ये 42वें संविधान संशोधन में इससे बात की गई कि 2001 के सेंसस तक के मतलब जो है वही रहेगा, ठीक है, ये बोला गया। लेकिन 2001 के बाद फिर से 44वें संविधान संशोधन हुआ, बोला कि 2026 तक के जो है वही रहेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। हम चलेंगे सवाल नंबर 73 की ओर। द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया। सिंपल है, सबसे पहली बार राजस्थान में और आपका राजस्थान के नौगढ़ में और आंध्र प्रदेश में, ये दोनों जगह सबसे पहली बार पंचायती राज सिस्टम को मतलब करने का मतलब लागू किया गया था। तो पहला स्टेट राजस्थान है और दूसरा स्टेट आपका आंध्र प्रदेश। आप देख सकते हैं, देखिए द बलवंत राय मेहता कमेटी को पता है कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किया, ओके। आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ऑन पायलट प्रोजेक्ट, मींस की पायलट मींस की एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पंचायती राज को पहले लॉन्च किया कि सही तरीके से वर्क करेगा नहीं करेगा। और राजस्थान जो है वो पूरे इंटायर स्टेट में सबसे पहला स्टेट बना जो पंचायती राज सिस्टम को लॉन्च किया था। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज सिस्टम को नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली बार लागू किया 2 अक्टूबर 1959 को। तो ये डेट याद रखना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि द फर्स्ट इलेक्शन अंडर द राजस्थान पंचायत समिति एंड जिला परिषद एक्ट 1959 पर हेल्ड इन सितंबर 1959, तुरंत वहां चुनाव भी हुआ। आंध्र प्रदेश दूसरा स्टेट बना जो पंचायती राज सिस्टम को 1959 में एस्टेब्लिश किया। तो दोनों चीज को आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश एंड आपके राजस्थान, ठीक है। सवाल नंबर 74 कहता है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। ये तो मैंने कल बताया था कि लोकसभा में आपके 2 मेंबर नॉमिनेटेड किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट फॉर द एंग्लो इंडियन को, लेकिन एंग्लो इंडियन तो खत्म हो चुका। लेकिन राज्यसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या है 250 स्ट्रेंथ है। अभी प्रेजेंट में कितना है भैया, बोलिएगा 245। इसमें चुनाव के कितने आएंगे 233 और 12 क्या होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होंगे। तो ये तो मैंने कल ही बताया था। देखिए सवाल कितना रिपीट करता है, तो 12 इज द राइट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप ये देख सकते हैं क्या क्या सिस्टम है, कौन कौन क्षेत्र से आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, ये सारे क्षेत्र से आपके जो सांसद चुनाव के आते हैं राज्यसभा के अंदर, मीन्स के मनोनीत होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो 12। उनकी संख्या कितनी है 12 है। 75वां सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन। जो पंचायत इलेक्शन होता है, पंचायत चुनाव बिहार में हुआ, ओके। तो सवाल देखिए पूछ सकता है कि बिहार में पंचायत चुनाव कितने चरणों में हुआ, तो थोड़ा सा उसको आप लोग देखेंगे। और इस पर सबसे पहली बार ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया, तो उस चीज को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए जो पंचायत इलेक्शंस हुए और उससे सवाल फिक्स आने वाला है, इस बार ध्यान रखिए कि पॉलिटी में सवाल जो बिहार पॉलिटिक्स आएगा एकदम पंचायत चुनाव से इस बार आने वाला है 100%, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मतलब कौन डिसीजन लेता है, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या डिस्ट्रिक्ट जज, क्या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि पंचायत इलेक्शन वाला में तो कंफर्म मानिए, ओके। इसका उत्तर होगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कैसे समझेंगे, कहता है आर्टिकल 243 का क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन the legislature of a state may by law make provision with respect to all matter relating to connection with election to पंचायत। तो सब कुछ लॉ वॉ बनाना है, जो भी चीजें करना है, ये सारा काम विधानसभा का है, जो राज्य का होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। डिसीजन मतलब उसका उनका रहता है, बाकी तो इलेक्शन कमीशन करवाएगा है स्टेट का। लेकिन जो डिसीजंस होते हैं इलेक्शन कमीशन कब होगा, मतलब सर कब चुनाव, ये सारी चीजें होंगे, वो सारे स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। फिर बाद में ये सारे जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के अंदर जो प्रक्रिया है वो सारे इलेक्शन कमीशन का ही होता है, आपको पता होना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। उनका ही डिसीजन होता है कि चुनाव कराना है या नहीं कराना। 76 नंबर सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद लिबर्टी ऑफ प्रेस। कह रहा है कि देखिए लिबर्टी ऑफ प्रेस की बात करें, स्वतंत्र मींस की प्रेस की स्वतंत्रता की बात कहता है।
तो प्रेस मीन्स कि अपना बोलने का आपका अधिकार, अपने ओपिनियन को रखने का अधिकार, तो आर्टिकल 19 के अंदर आ जाएगा। तो 19 का 1 का ए हो जाएगा हमारा इस सवाल का उत्तर, ध्यान रखिएगा। तो 19 जो हमारा है इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। अब बोलिएगा कि 20 क्या है। 20 आपका है जो अपराध के दोषसिद्धि संरक्षण के बारे में बात करता है, आर्टिकल नंबर 20 कहता है। आर्टिकल नंबर 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, ओके। उसके बाद आर्टिकल नंबर 22 क्या होता है, गिरफ्तारी के विरुद्ध जो संरक्षण हैं उनके लेके, मतलब आर्टिकल नंबर 22 बोलता है डिटेंशन की बात करेंगे, तो आर्टिकल नंबर 22 में हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। तो यह हमारा हो गया कवर। सवाल नंबर कहता है कि कौन सा अमेंडमेंट को हम लोग एक लघु संविधान बोलते हैं। तो ये मैं कितना बार बता चुका हूं कि आर्टिकल नंबर संविधान संशोधन 42वां 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 को एक मिनी संविधान बोला था, क्योंकि इसके तहत बहुत कुछ चीज जोड़ा गया हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। जैसे कि प्रियम्बल में आप देखेंगे जो समाजवादी है, अखंडता है, पंथ निरपेक्षता, ये सारे सब जोड़े गए। फिर आप देखिएगा कि कुछ स्टेट लिस्ट थे, कुछ ऐसे मतलब सब्जेक्ट थे जिसको कंकरेंट लिस्ट में भेजा गया, 5 सब्जेक्ट थे। तो ये सारे 42nd अमेंडमेंट बहुत ज्यादा बड़ा अमेंडमेंट है, इसे एक मिनी संविधान का रूप बोला जाता है। ये देखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज जो डाला गया वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत डाला गया था सरदार सोवन सिंह समिति की सिफारिश पे। 5 सब्जेक्ट जो ट्रांसफर किए गए थे, शिक्षा हो गया, वन हो गया, मापतौल हो गया, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स के प्रोटेक्शन के बारे में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सारे डाले गए थे स्टेट से लेके कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे। तो ये सवाल बहुत बार पूछा भी है, तो इसको तो एकदम रट जाइए, ठीक है, इस चीज को रट जाइए। 42nd अमेंडमेंट, डीपीएसपी भी हमारे संविधान में कुछ चार डीएस जो डीपीएसपी जोड़े गए थे, वो 42nd अमेंडमेंट जो आया था ना, बहुत कुछ संविधान में सुधार लाया था, ठीक है। तो 4 जो आर्टिकल्स हैं जो डीपीएसपी में 39 का ए है, ये सारे चीज देखिएगा, तो भी सब 42nd अमेंडमेंट से ही डाले गए थे, ओके। 61वां संविधान संशोधन आपको याद है, 18 से जो 21 साल किया गया, 21 साल से जो 18 साल किया गया, वोटर का एज आपको याद है। 7वां संविधान संशोधन ये जो किया गया, ये में जो गवर्नर है, एक आदमी है जो 2 से या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर बन सकता है। 44th अमेंडमेंट बहुत कुछ हटाने के नाम से जाना जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी जो हटाया गया था 44th अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये आपको याद होना चाहिए। हम चलेंगे सवाल नंबर 78, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन। कह रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो आर्थिक नियोजन है वो क्या यूनियन लिस्ट में है, क्या वो स्टेट लिस्ट में है, क्या वो किसी लिस्ट में भी नहीं है, क्या वो कंकरेंट लिस्ट में है। देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन की बात करेंगे तो उसको समवर्ती सूची में, देखिए एक राज्य को भी अपना इकोनॉमिक प्लानिंग करना होता है, किस तरह से जीडीपी रखेगा, किस तरह से उनको फिस्कल पॉलिसीज लाएंगे, तो उसी तरह से केंद्र भी करता है, केंद्र भी अपना बजट लाता है, केंद्र भी अपना सब कुछ है। तो ये दो, इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है, समवर्ती सूची में डाला गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 79 कहता है हुज प्री कंसेंट इज इसेंशियल फॉर अ मनी बिल। देखिए मनी बिल धन विधेयक, और धन विधेयक की बात कर रहा है ना, तो धन विधेयक जब भी आपको पेश होगा तो लोकसभा में पेश होगा, और धन विधेयक पेश करने से पहले आपको एक सहमति भी लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट से। बिना प्रेसिडेंट के सहमति के वो बिना पेश नहीं होगा, और जब सहमति देंगे प्रेसिडेंट उसके बाद वो लोकसभा में पेश होगा, फिर लोकसभा के बाद राज्यसभा का इस मनी बिल के मामले में पावर रेस होता है, देन फिर प्रेसिडेंट के पास आता है असेंट के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ सवाल ऐसे बीपीएससी ने पूछे हैं, जैसे कि जिनको बीपीएससी ने जब उन्होंने आंसर की जब लॉन्च किया तो आंसर की में उन सवालों को डिलीट कर दिया गया था। तो मैंने कुछ सवालों को कल के वीडियोज में आपने देखा कि एक सवाल था कि जो पंचायत समिति है वो ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, तो उसका आंसर देखिएगा बहुत अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। कहीं पे मिलेगा कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, कहीं मिलेगा वो कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है, कहीं मिलेगा सुपरवाइजिंग अथॉरिटी, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन नंबर ई बनाया था, ठीक है। तो इस तरह के सवाल उसको लिए परेशान नहीं होना है कि यहाँ पे आंसर ये दे रहा है, यहाँ पे आंसर ये दे रहा है, ठीक है, ओके। अब हमारा सवाल है यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखना आर्टिकल 110 में इसकी बात करता है, राज्यसभा में अगर जाता है मनी बिल तो 14 दिन के अंदर लौटाना होता है, रिकमेंडेशन दे या ना दे, उसको मानेगा या ना मानेगा लोकसभा पर डिपेंड करता है, ओके। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गया। सवाल नंबर 80 कहता है इन विच हाउस इज द चेयरपर्सन नॉट द मेंबर। ये सवाल मैंने कल ही किया था, फिर रिपीट किया इसको बीपीएससी ने, ठीक है। तो ये सिंपल सवाल है ना कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, सिंपल है। राज्यसभा का जो आपका अध्यक्ष, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एंड वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो खत्म बात है, सीधे से राज्यसभा इज द राइट आंसर।
सवाल नंबर 81 कहता है कि किसको लोकसभा की गतिविधियों, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं है। देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो होता है प्रेसिडेंट का सचिवालय होता है, ये थोड़ी ना भाग लेगा, ये भाग नहीं लेता है। देखिए सीएजी भी भाग लेते हैं, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल तो लेगा ही लेगा। सोलिसिटर जो जनरल्स होते हैं ओके, ये भी भाग लेते, जब अटॉर्नी जनरल नहीं है सोलिसिटर जनरल भी भाग ले सकते हैं। मींस कि सारे ये जो तीनों आप देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से या डायरेक्टली रूप से कार्यवाही में भाग लेते हैं, लोकसभा कार्यवाही में। इस चीज को आप समझिएगा। बहुत को लगा कि सीएजी नहीं लेता, लेकिन सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कभी भी भाग नहीं लेते, इनको है ही नहीं अधिकार। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि अटॉर्नी जनरल को पता है कि वो चीफ लीगल एडवाइजर होता है इंडियन गवर्नमेंट का और प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट। He can take part in the proceeding of both हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट कैन नॉट वोट, ये मैंने आपको पहले बताया था। सोलिसिटर जनरल तो आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल नहीं रहा है तो उसके ऊपर वो काम करता है। और सोलिसिटर जनरल को आप एक कह सकते हैं कि एक उप महा न्यायवादी भी उसको बोलते हैं हम लोग, तो वो भी काम, वो भी भाग ले सकता है। ओके, उसके बाद कहता है ही टू, ये भी भाग लेगा। उसके बाद सीएजी जो है वो जितने भी आपके रिसीट एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं भारत सरकार के, उनका ऑडिट करता है, खर्चा सही से हुआ है नहीं हुआ, और स्टेट गवर्नमेंट का करता है। तो इसलिए ये ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं सीएजी भी भाग ले सकता है बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के, लेकिन उनको भी राइट ऑफ वोट नहीं, हालांकि भाग लेते नहीं है लेकिन उनके पास भी है, वो भाग ले सकते हैं सीएजी, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट इज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 82 की बात करेंगे। इन विच अमेंडमेंट, अभी मैंने बताया कि सोशल, सेकुलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एडिट, मैंने सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये जो सवाल डाले गए, ये जो 3 वर्ड डाले गए थे हमारे प्रियम्बल में, ठीक है, एसएपी याद रखिए, एसएपी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत खत्म है। तो चलेंगे सवाल नंबर 83 की ओर। सवाल नंबर 83 क्या कहता है, Which sequence is true for the following post in Indian Constitution? भारतीय संविधान के निम्नलिखित पदों के लिए कौन सा क्रम सत्य है? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात कर रहा है, वरीयता क्रम की बात कर रहा है। वरीयता क्रम का एक लिस्ट आपको देखने को मिला, विकिपीडिया पर सर्च करिएगा या लक्ष्मीकांत में देखिए तो वहां पे मिल जाएगा। तो वरीयता क्रम है जिसमें ऊपर सबसे ऊपर रखता है किसको, ये देखिए सवाल कल भी पूछा था कि मतलब आपने देखा, तो बीपीएससी ने वरीयता क्रम पे सवाल पूछा था पिछले एग्जाम्स में, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो सबसे ऊपर कौन रहता है हमारा, प्रेसिडेंट। कौन रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। देन सेकंड में कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है। ये इनकी आपको समझते हैं कि वरीयता क्रम सीनियरिटी है। तीसरा में कौन आएगा, हमारे पीएम आएंगे। और फोर्थ नंबर पे जो हमारे आएंगे वो आएंगे गवर्नर ऑफ स्टेट, जो राज्यपाल होते हैं वो आएंगे। और पांचवा पे आते हैं आपके जो भूतपूर्व मीन्स फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है, जैसे अभी कौन फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ओके, वो आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं यहाँ तक। अभी 1 2 3 4 5 तो याद होना ही चाहिए, ठीक है, 5 तो याद होना ही चाहिए। अब छठा जो नंबर आता है वो आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का और स्पीकर ऑफ द लोकसभा का। छठा नंबर पर 2 लोग आएंगे, कौन कौन, सीजीआई और स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ देखिए गवर्नर ऑफ स्टेट तो आगे रहेगा, कंफर्म है, यहाँ देखिए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके बाद आएगा, सही बात है। उसके बाद आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आएगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट्स होते हैं वो आपके आते हैं 7वें नंबर पर, ठीक है। 7वां नंबर पर कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं गवर्नमेंट इंडिया के वो आते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल है वो आएंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वो सारे आएंगे। जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन होंगे वो आएंगे। 7वां नंबर पर ये सारे आते हैं जो जो राज्यसभा में जो अपोजिशन लीडर के नेता है वो आएंगे, ओके। और फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सारे 7वां में इतने सारे लोग आते हैं, ठीक है, 7वां में इतने सारे लोग आते हैं। उसका चीफ इलेक्शन कमीशन आप देखिएगा तो वो जो है वो आपको एकदम मतलब अगर आप देखेंगे तो आएगा आपका ध्यान रखिएगा 9 का ए में, मैंने कल बताया था 9 का ए में कौन कौन लोग आएंगे, यूपीएससी का चेयरमैन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, सीएजी हैं, ये सारे 9 का ए में आएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो बी हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए समझ में आएगा। मतलब कुछ कुछ तो आपको याद होना ही चाहिए, 5-6 तक तो याद होना ही चाहिए, बाकी तो इजिली रूप से कर सकते हैं, ओके। हम चलेंगे सवाल नंबर 84। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। ये कल मैंने बताया था कि 243,
243 जो है बिहार में विधानसभा में लोग हैं, मीन्स मेंबर्स हैं, और विधान परिषद बोलेगा तो 75। ये दो डाटा आपको याद रखने हैं। हम चलेंगे सवाल नंबर 85 की ओर। कौन सा आर्टिकल है जो संविधान का जो प्रायोरिटी देता है वैसे रूल्स को जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के अंदर। देखिए आर्टिकल 245 ये सारे की बात कहेगा कि अगर देखिए 245 आर्टिकल्स जो है ना वो जो यूनियन मीन्स कि पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाए गए कानून है उनकी एक्सटेंशन की बात करता है। वो जैसे कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाएगा तो उनकी एक्सटेंशन की बात करता है, उनकी एक्सटेंशन की बात करता है आर्टिकल नंबर 245। आर्टिकल 245 आप देखिएगा तो उसमें लिखा गया है ओके कि किस तरह से। देखिए ऐसे क्या होता है कि स्टेट लिस्ट के ऊपर कौन कानून बनाएगा, स्टेट बनाएगा, यूनियन के ऊपर यूनियन कानून बनाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसे मामले चाहे वो लोकहित का मामला हो या राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा मामला हो ओके, तो उन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स तो उनमें क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास इतना पावर आता है, राज्यसभा कुछ ऐसे मतलब रेजुलेशंस को लाती है कि जिसके तहत पार्लियामेंट है जो आपके मींस की आपके स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकते हैं। तो आर्टिकल 245 में इन चीजों के ऊपर डिस्कस किया गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 245 आपको याद रखना है। सवाल नंबर 86 कहता है इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एग्जीक्यूटिव फंक्शन। देखिए एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका होता है वो किसके अंदर काम करता है, कार्यपालिका की बात करें तो लेजिस्लेचर के अंदर काम करेगा। ठीक है, जो कार्यपालिका है वो लेजिस्लेचर के अंदर काम करता है। देखिए कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्लेस एग्जीक्यूटिव अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव is the president और all executive power is vested in him and all executive action taken on his name। आपको पता है, ये चीज पता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो है, लेकिन ये किसके ऊपर काम करेगा, किसके कंट्रोल में काम करेगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं उनके एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। वो जो बोलेगा वही प्रेसिडेंट भी करते हैं। ओके, तो रियल पावर तो किसके पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। रियल पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। ओके, तो ये आप देखते हैं। ठीक है, हम चलेंगे। यहां लिखा है कि द बजट इज अनदर एग्जांपल ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। यहां देख सकते हैं। तो यहां हमारा चला गया सवाल नंबर 87। इन अ पॉलिटिकल डिक्शनरी द मीनिंग ऑफ जीरो आवर। जीरो आवर की बात करेंगे तो जो क्वेश्चन आवर होता है 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के क्वेश्चन आवर 12 बजे के बाद समय होता है वो समय कहलाता है जीरो आवर, शून्यकाल। ठीक है, ये बाद में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में मीन्स हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में मतलब आया, तो जीरो और प्रश्नकाल बोला जाता है। इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रश्न के लिए नोटिस नहीं दिया गया हो पार्लियामेंट के अंदर। देखिए बेसिकली जितने प्रश्न पूछने होते हैं उसके लिए नोटिस देना पड़ता है। मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से जीरो सेशन, पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में, पार्लियामेंट में मोशंस के बारे में, पार्लियामेंट में जीरो आवर क्या होता है, आपके क्वेश्चन आवर क्या होते हैं, वो मैं बहुत डिटेल से कवर करवाया हूँ। तो वहां जाके जरूर देखिए वीडियोज को, पॉलिटी वाला वीडियोज, बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर हमारा होगा कि क्वेश्चन आवर के बाद जो सेशन होता है वो आपका 12 बजे के बाद जो स्टार्ट होता है वो आपका जीरो आवर कहलाता है, क्योंकि इसमें जो घड़ी होता है वो कहीं ना कहीं एकदम आपका 12, देखिए एएम से पीएम में चेंज होगा, मतलब इसको जीरो माना जाता है, इसके एकदम जीरो पे, मतलब आप घड़ी देखते हैं मतलब एकदम इस तरह से होता है। ओके, यहाँ तो उस तरह की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं उसको उठाया जाता है पार्लियामेंट में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलेंगे आगे चलेंगे सवाल नंबर 80। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से 11 बजे स्टार्ट होगा। ओके, काम मतलब खुलेगा संसद, 11 से 12 तक कुछ प्रश्नकाल है, 12 से 1 तक आपका जीरो आवर है, फिर 1 से 2 तक आपका लंच होगा, फिर 2 से बाद उसके बाद मतलब ये काम चलेगा। 2 से बाद देख सकते हैं 2 से जो 5 है वो राज्यसभा चलेगा 5 बजे तक, फिर 5 से 6 आपका लोकसभा चलेगा। ये ऐसे मतलब प्रोसेस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 88। द कमांडमेंट See the commandments for conduct, commandment added by the 42nd Amendment Act। कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए आचरण आज्ञा के लिए के रूप में जाना जाता है। मीन्स कि कुल मिला के ये कह रहा है ड्यूटीज की बात कर रहा है। आपकी ड्यूटीज क्या है, आपके क्या आचरण होने चाहिए देश के प्रति। तो 42nd अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया था, आपके फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे, जो कहीं ना कहीं आपके आचरण ये सारे की बात कहता है। तो 42nd अमेंडमेंट में आपके फंडामेंटल ड्यूटी होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके, ये वाला कैसे ये लोग है, सॉरी ये होगा। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी मैंने बताया था, यही आपको याद रखना। ठीक है, वो मैं सुधार दूंगा आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो। ओके,
तो भाई 42nd में आप देख सकते हैं चौथा के में जोड़ा गया। ओके, शुरू में 10 थे, फिर 11वां 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां जोड़ा गया 2002 में। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको कल बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन है। हु एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इशू ऑफ लीगल एस्पेक्ट, बात खत्म है। अब लीगल की बात कर दिया तो यूनियन गवर्नमेंट को तो अटॉर्नी जनरल देगा एडवाइस, तो स्टेट गवर्नमेंट को कौन देगा? एडवोकेट जनरल देगा, जिसको बोलते हैं महाधिवक्ता। तो कमेंट करके बताना है कि बिहार के महाधिवक्ता कौन है, बिहार के एजी कौन है, और बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अटॉर्नी जनरल कौन है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये बिहार के अटॉर्नी जनरल जो होंगे, बिहार के जो महाधिवक्ता होंगे, बिहार की विधानसभा, बिहार की विधान परिषद कहीं पे भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। हालांकि वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में, मतलब बिहार सरकार की तरफ से, और बिहार सरकार को एडवाइस भी देंगे। बिहार सरकार का सबसे टॉप मोस्ट अगर कोई लीगल एडवाइजर या लीगल कोई पर्सन है तो वो आपका कौन हो जाएगा? आपका एडवोकेट जनरल हो जाएगा। ठीक है, एडवोकेट जनरल हो जाएगा, जिसका वर्णन आपको कितने आर्टिकल में देखने को मिलेगा? आर्टिकल नंबर 165। कैसे? तो 76 में जोड़ दीजिए 89। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स 89 जोड़ने के बाद यूनियन से स्टेट में पहुंच जाइएगा। ये मैं आपको बताऊंगा जब आपको आर्टिकल्स को कैसे याद करना है। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को, बहुत कुछ मेरे पास बहुत कुछ आपके बताने के लिए है। टाइम अगर आता तो मैं आपको बहुत क्लासेस आपको करवाता, डेली में आपको क्लासेस करवाता, 4-5 क्लासेस, लेकिन टाइम का इशू है, आपको ये पता होना चाहिए। हम सवाल नंबर 19 की ओर करेंगे। द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, फिर सेम चीजें वही बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था, पंचायती राज व्यवस्था आया था, 73वां संविधान संशोधन आया। अब 3 चीज कौन कौन था? विलेज पंचायत होगा, ग्राम पंचायत बोल सकते हैं आप, फिर पंचायत समिति जो कि इंटरमीडिएट लेवल पर रहेगा, और जिला परिषद रहेगा। तो ये 3 है ना भाई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। खत्म हो गया। सवाल नंबर 91 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी? द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशियरी। ये कह रहा है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशियरी, तो आपको पता है ना डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में है। ओके, द वैल्यू ऑफ प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, हाँ यही हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखो, तो ये आपका कौन है? फंडामेंटल ड्यूटी है ना, सिंपल है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, ये क्या है? आर्टिकल 21 के ए में मिलेगा, 45 में मिलेगा, देखने को मिलते, फंडामेंटल राइट है ना। ओके, अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17, ये भी आपका क्या है भैया? फंडामेंटल राइट है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 92 नंबर सवाल कहता है कि अगर कोई भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको वो राष्ट्रीय पार्टी है या वो क्षेत्रीय पार्टी है, ये राइट किसके पास है? वो स्टेटस देने का राइट किसके पास है? तो कोई भी पार्टी क्षेत्रीय है नहीं है, इसका बताएगा इलेक्शन कमीशन ही तो बताएगा ना। ओके, ऐसा तो नहीं कि स्टेट बताएगा, स्टेट बताएगा तो अपने आप को कोई भी पार्टी को बता देगा। तो वो इलेक्शन कमीशन जो होता है, चुनाव आयोग जो होता है ना, निर्वाचन आयोग, वो बताएगा कि कौन सा पार्टी को हम बोलेंगे कि ये पार्टी रीजनल है या कौन सा पार्टी को हम राष्ट्रीय पार्टी बोले। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, ऐसा नहीं है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं। और अगर नेशनल पार्टी बन जाता है ना तो उसको कुछ प्रिविलेज भी मिलते हैं, उसमें कुछ फायदा है, मतलब बहुत कुछ मिलता है उनको। ठीक है, जैसे कि जो पार्टी लोकसभा में कम से कम 2% सीट जीता हो, जो लोकसभा कम से कम 11 सीट, उस जैसे पूरे ऑल ओवर, मान लीजिए कि एक आप जैसे कोई पार्टी को ले लीजिए, बेसिकली मान लीजिए ए कोई पार्टी है, अब कोई ए पार्टी है, उसने अगर 11 सीट लोकसभा इलेक्शन में ले आया, ओके, उसके बाद इसके बाद कह रहा है कम से कम 3 स्टेट में, ऐसा नहीं केवल एक बिहार में वो पार्टी आया तो बिहार में क्षेत्रीय रहेगा तो उसको सीट मिल ही जाएगा, नहीं, बिहार में, यूपी में, या मान लेते हैं कोई आपका महाराष्ट्र में, ये तीनों जगह से अगर पूरा मिला के 11 सीट भी ले आया कम से कम 3 स्टेट से, तो उसको मानेगा नहीं, ये पार्टी को नेशनल रूप से लोग मान्यता दे रहे हैं। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि लोकसभा का इलेक्शंस हो, ठीक है, उसमें कम से कम जितने वोट पड़े हैं उसमें कम से कम 6% उसको वैलिड वोट मिला हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, लोकसभा का सीट तो जीता ही जीता। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ना, कम से कम 6% उसको वैलिड वोट मिलना चाहिए। ठीक है, तब तो उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तभी तो पता चलाएगा ना कि उसको वैलिड वोट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम 4 स्टेट में
देखिए ना, 4 स्टेट में कम से कम। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्टेट में किसी पे चुनाव लड़ा, वहां पे मान लेते हैं 1 लाख वोट पोल हुआ, तो कम से कम 6% वोट उस पार्टी को मिलना चाहिए। ओके, ये तभी उसको और ये लिखा है पार्टी हैज गोट रिकॉग्नाइजेशन एज ए स्टेट पार्टी इन, और साथ ही साथ कम से कम 4 स्टेट में उसको एक स्टेट पार्टी के रूप में एक दर्जा मिला हुआ है कि नहीं, ये यहाँ का पार्टी है, तभी उसको एक माना जाएगा कि वो नेशनल पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। ओके, सवाल नंबर 93 कहता है कि विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। मतलब भारतीय संविधान जो बना तो उसके लिए बहुत सारे एक्ट आए थे ब्रिटिश के द्वारा, तो उसमें कौन से एक्ट नहीं है? सिंपल पूछा, सिंपल है ना। 1773 से पहला एक्ट, 33 से पता है, 19 से पता, लेकिन 1955 आपने सुना है इस तरह से का एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट, नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर नहीं होगा। व्हाट इज मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ देखिएगा, डायसी ने दिया था रूल ऑफ लॉ के बारे में। रूल ऑफ लॉ होता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ चलो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि एक कानून सबके लिए हो और एक जुडिशरी सबके लिए। ऐसा नहीं कि एक हर एक आदमी के लिए अलग अलग कानून हो और हर एक आदमी के लिए अलग अलग न्याय, मतलब जुडिशरी हो। जुडिशरी जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबके लिए एक ही है ना, और कानून भी सबके लिए फॉलो होता है। इसको रूल्स ऑफ लॉ बहुत बड़ा चीज है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होगा, वन एक्ट फॉर ऑल, सबके लिए एक कानून और सबके लिए एक न्यायपालिका। ओके, यहाँ देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ लॉ के बारे में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ आइडियाज हैं जिसको रूल्स ऑफ लॉ बोला गया। ओके, तो आप देख सकते हैं। ओके, चलेंगे सवाल नंबर 95 की ओर। 95 कहता है कि विच आर्टिकल गिव द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कौन सा अनुच्छेद है? देखिए, बहुत टिपिकल सवाल है, 243 240 EHF करके दिया था और 66 बीपीएससी का सवाल है लेटेस्ट। तो 29 फंक्शंस जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किए जाते हैं वो कौन सा आर्टिकल में, लिस्ट कौन सा आर्टिकल में दिया है? बात यह है कि जो पंचायती राज जो संस्था होगी वो इन 29 कामों को करेगी, तो भैया है कहां? तो ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 243 का जी में। फिर 243 का एच कहता है कि पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय द फंड, मतलब टैक्सेज, ये सारे फंड से सारे की बात करता है पंचायत का एच में। ई में पंचायत का क्या ड्यूरेशन होगा, एफ में क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होगा, ओके मेंबरशिप का। जी में कहता है कि पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर दिया, क्या पावर है तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दोगे, वही 29 को फंक्शन है, जो 29 को काम है वो उसी में दिया गया। और ये लिखा गया है सीधे कि जो मैटर 11 शेड्यूल्स में जो है, 11 शेड्यूल में वो सारे मैटर्स पे काम करेगी। और 11 शेड्यूल्स के बारे में जो 29 मैटर्स हैं वो सारे आपके 243 के जी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सवाल का उत्तर हमारा होगा 243 का जी। 96वां सवाल कहता है व्हेन वाज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, सीए बिल जो बहुत ज्यादा इस बार चर्चा में रहा था, सीए एक्ट जो है ये कब पास हुआ? ये अगर इसकी बात करेंगे तो 11 दिसंबर 2019 को ये पास हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इससे क्या पता चलता है, इससे आपको क्या मिलता? इससे है भैया कि लेटेस्ट में जो भी एक्ट अभी हुआ है, जो भी आप ध्यान रखिए, ये क्या हो गया, सॉरी, हाँ, जितने भी अभी एक्ट लेटेस्ट में पास हुए हैं, जितने भी एक्ट जो भी लोकसभा द्वारा जो मतलब पास हुए हैं, उसको एकदम रट्टा मारे विथ डेट, क्योंकि बीपीएससी पूछ सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, पूछ देगा कि अभी हाल में जो ये बिल आया उस कब एक्ट बना। तो थोड़ा सा आपको इतना ध्यान रखना चाहिए, अभी साल भर में जितने भी एक्ट 4-5 एक्ट आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं बिल से नहीं आ रहा, बिल तो बहुत सारे आते हैं। ओके, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर विरोध भी हुआ था, तो ये सवाल पूछना जाहिर सी बात था। ओके, अभी हाल में फॉर्म्स लॉ को रिपील किया, तो उसमें भी पूछ सकता है कि जो फॉर्म लॉ रिपील किया गया उसमें कौन कौन सा प्रावधान था, तो वो भी पूछ सकता है। कब हटाया गया फॉर्म्स लॉ को, ये भी पूछ सकता है। कब कृषि कानून को लाया गया, ये पूछ सकता है, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 11 दिसंबर को हुआ था। उसमें आपको देखना है कि आप देख सकते हैं जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी है, मुस्लिम को छोड़ के जो कम्युनिटीज थे उनको बताया गया था कि इन स्टेट से जो आए, इन राज्यों से जो इन कंट्रीज जो आएंगे उनको मतलब कहने का मतलब कि सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें थी। ओके, सवाल नंबर 97 की ओर चलेंगे। द लेजिस्लेटिव origin of 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी ट्रेस बैक टू। देखिए, चलिए 73वां संविधान संशोधन तो पता है 1992 सबको पता है, लेकिन इसका ओरिजिन कहां से हुआ था, मतलब स्टार्टिंग कहां से हुआ था, इसके ऊपर जो कहने का मतलब है कि इसके ऊपर बात कब से स्टार्ट होना हुआ था। ध्यान रखिएगा। देखिए, सॉरी, एक ध्यान रखिएगा, ये हिंदी वाला द्वारा टाइप हो गया, सेकंड वाला, सॉरी। ओके,
इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये कब आइएगा मत, यहाँ पे पिछला सवाल वाला कॉपी पेस्ट हो गया। ओके, 73वें संविधान जो संशोधन जो अधिनियम आप देखते हैं आज, उसके पीछे कुछ पहले भी संशोधन अधिनियम आए थे, तो उन बिल के बारे में कह रहा है कि किस बिल के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है। देखिए, तो आपको पता है यहाँ लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट फेज बिगिन विद 64 अमेंडमेंट बिल 1989, जो राजीव गांधी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था को अच्छा मजबूत किया जाए, लेकिन ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाई। फिर 74th अमेंडमेंट बिल आया, ओके, और जिसमें पंचायती राज व्यवस्था और म्युनिसिपैलिटीज की बात की गई, 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इस बिल को पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं किया गया। उसके बाद कहा कि पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया बिल, ठीक है, 72nd अमेंडमेंट बिल के नाम से सितंबर 1991 में, और 73वां जो बना, इसी के कारण आपका एक्ट एक्ट बना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जो इसके लिए प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई 64th अमेंडमेंट बिल से हुआ, ठीक है, 64 बिल है, एक्ट नहीं। 64वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 1989 वाला वो एक कहने का मतलब कि बेस एस्टेब्लिश किया, ठीक है, बेस या मतलब शुरुआत हुआ वहां पर से, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 98 कहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का लक्षण क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन सेपरेशन ऑफ पावर, जो पावर है ना सेंटर में मत रखो, पावर अलग अलग हाथों में बांटो, ठीक है, अलग अलग हाथों में दो, इसको कहता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऑटोनॉमी मीन स्वायत्ता, बहुत ये तो अच्छा लक्षण है ना भाई, स्वायत्ता सबको, प्रांतों को, जैसे कि अगर स्टेट है तो स्टेटों को स्वायत्ता दो, कोई और उसके नीचे वाला कुछ बॉडीज हैं, अथॉरिटीज हैं, उनको भी कुछ एक स्वायत्ता प्रदान करो। ऑटोनॉमी एक बहुत अच्छा लक्षण है डिसेंट्रलाइजेशन का। पीपल पार्टिसिपेशन, तो ये तो होगा ही, लोग का पार्टिसिपेट करेंगे, लोग ज्यादा अगर पावर्स में उनको बटे, उनको मीन्स पावर मिलेगा, और डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत अच्छा लक्षण है। टू इम्पावर लोकल कम्युनिटीज को इम्पावर करना, ये भी डिसेंट्रलाइजेशन का लक्षण है। डिसेंट्रलाइजेशन में तो भैया सबका भला करो, सबके हाथ में पावर दो, ये हुआ, ठीक है, मतलब मैं एक सरल शब्दों में समझाऊं तो। लेकिन टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस एमंग लोकल कम्युनिटीज, ये नहीं, नॉन कॉन्फिडेंस की बात होगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा सी है जो गलत है, ठीक है, सी जो हमारा है वो गलत है, ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, मैं हमारा लास्ट सवाल था इसलिए प्रॉब्लम हो, चलिए कोई बात नहीं, चलिए। तो ये हमारा है लास्ट सवाल था, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे आप पढ़ेंगे, देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, जितना ज्यादा हो सकता है अपने पावर्स को मीन्स की विकेंद्रीकरण करे, एक जगह नहीं रखिए, एक हाथ में नहीं रखिए। और इसमें लोकल ऑटोनॉमी की बात करता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना रहना चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में, ये सारी चीजें हैं। लेकिन नॉन कॉन्फिडेंस जो होते हैं लोकल कम्युनिटीज के अंदर में, जो अविश्वास से सारी चीजें होती है, वो नहीं होना चाहिए, ये लक्षण नहीं है। तो मात्र 98 सवाल, देखिए कुछ 4-5 सवाल मैंने स्किप भी किया है जो पंचायती राज से संबंधित था, सवाल बार रिपीटेड था। तो लगभग 98 से लेके मतलब 110 सवाल ऐसा पूछा गया है अभी तक बीपीएससी ने, अभी तक 45th से लेके मैंने सारा चीज करवा दिया 66 तक, ठीक है। तो इससे आइडिया आया कि पंचायती राज आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया, इसको देखना जरूर से, ठीक है, इसको देखना है जरूर से। और मैंने इतना आपको करवा ही दिया है सवाल, ऑलरेडी मैंने पॉलिटी में बहुत सारा सवाल करवाया, कुछ छूटा ही नहीं है भाई, ठीक है। बहुत सारे आप देखते हो कि 50-60 क्लास करवा रहा है एमसीक्यू का, तो उतना ज्यादा क्लास करने को जरूरत है नहीं, ठीक है। इतना मैं करवा दिया हूं, इसके ऊपर रिविजन करिए, बार बार करिए, मैं जो बार बार टॉपिक बोल रहा हूँ बार बार करिए, सफिशियंट है। और मैं ये प्लान ला रहा हूँ कि 70 या 75 डेज का प्लान मैं लाने वाला हूँ, कैसे प्रिपरेशन बीपीएससी प्रीलिम्स का अच्छे तरीके से करेंगे, और बहुत ही कम समय, ऐसा नहीं कि 2 दिन में पढ़ना, ठीक है। मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से अच्छा आप स्कोर कर पाइएगा अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो मेरे पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बजट वाला वीडियो, इस वाला वीडियो को शेयर करिए, बहुत कम लोग देख रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो ऐसा अच्छा नहीं है, शेयर करिए, थोड़ा कंजूसी मत करिए आप लोग, तो ज़्यादा शेयर होगा, ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। बजट मैंने बहुत मेहनत से बनाया भाई, और सारे वीडियोस में मेरा मेहनत रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं सवाल को ऐसे उठा के आंसर मैं नहीं करवाता हूँ, सब में मेहनत मैं करता हूँ। तो आपको भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं शेयर करना चाहिए। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हमारा वीडियो किसका होगा, ज्योग्राफी का, कल होगा हमारा वीडियो ज्योग्राफी का। तो मिलेंगे ज्योग्राफी की वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। ज्योग्राफी तो बहुत अच्छे लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी को तो इतना अच्छा तरीके से पढ़ाऊंगा कि ज्योग्राफी का दोबारा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।